Good morning students, myself Aditya Solanki, I am your social science teacher. Welcome to Vinapani online classes. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पेपर पैटर्न पे डिस्कस किया था और चैप्टर 2 सिविक्स का रिवीजन किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 1 एंड 2 को रिवाइज करेंगे। इसके शॉर्ट आंसर्स का रिवीजन करेंगे और लॉन्ग आंसर्स का रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी रिवीजन वीडियो आपकी बनाई जाती है उस टाइम पे आपके जो लॉन्ग आंसर्स हैं, यानी कि इस टाइम पे जो आपकी पहली वीडियो गई है और सेकंड वीडियो जो गई है उसमें मैंने सारे लॉन्ग आंसर्स को कवर नहीं किया है। जिन लॉन्ग आंसर्स को छोड़ा है वो या तो वो लॉन्ग आंसर इतने बड़े हैं कि आपको यूनिट टेस्ट में दिए ना जाएँ, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में टाइम भी कम रहता है और इसका जो नंबर कंटेंट होता है, यानी कि अगर आपका लॉन्ग आंसर है वो 2.5 मार्क्स का आएगा तो 2.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आंसर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस वजह से उस क्वेश्चंस को मैं अभी रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हाफ ईयरली या एनुअल टेस्ट में रखे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के शॉर्ट आंसर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला है स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपको नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट में दो डिफरेंस बतानी है। पहला है द नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स द नेचर एंड फिजिकल सराउंडिंग ऑफ मैन एंड ह्यूमन। इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग मेड बाय मैन, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग्स होती हैं या वो फिजिकल सराउंडिंग्स होती हैं जो कि हम लोगों के आसपास पाई जाती हैं, जो नेचर के द्वारा बनाई जाती हैं। और ह्यूमन इन्वायरमेंट में जो सराउंडिंग से आसपास की चीज़ें होती हैं वो मनुष्यों के द्वारा या ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती हैं। अगर हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसे कि आपका ट्री हो गया, सॉइल हो गया, वाटर बॉडीज जितनी भी हो गई, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट्स में आ रही हैं। और अगर हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, और भी जितने भी इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, मशीन्स हो गई, और भी जितनी चीज़ें हैं ये सब ह्यूमन इन्वायरमेंट में आ रही हैं। फिर सेकंड है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट्स में फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट दोनों आता है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोस्फीयर भी इसमें इंक्लूड करता है, लिथोस्फीयर भी और एटमॉस्फेयर भी। वाइल ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ओनली ह्यूमन मेड थिंग्स, जबकि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट केवल जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वही आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर नंबर 1। हम लोग सेकंड की तरफ आते हैं, डिफाइन द टर्म एटमॉस्फेयर, यानी कि हम लोगों को एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है। द वर्ड एटमॉस्फेयर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमॉस विच मीन्स वेपर। जो एटमॉस्फेयर वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव किया गया है, लिया गया है। ग्रीक वर्ड कौन सा था? वो एटमॉस था, जिसका मतलब था वेपर। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ. It is a mixture of different gases and surrounds Earth like a thin blanket of air. The atmosphere is held around the sun by its gravitational force. यानी कि एटमॉस्फेयर एक पतली लेयर है हवा की, जिसमें जो कि चारों ओर से अर्थ को घेरे हुए है। ये एक मिक्सचर है अलग अलग टाइप की गैसेस का जो कि अर्थ के चारों ओर है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के चारों ओर किस वजह से रुकी हुई है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको अपनी तरफ खींचा हुआ है, अदरवाइज वो स्पेस में ना चली जाए। तो एटमॉस्फेयर रुकी, मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर रुका क्यों हुआ है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर आपका थर्ड है व्हाट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन इन्वायरमेंट रिफर्स टू द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट that is created by humans. It includes building, roads, cities as well as the society that human live in. यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ इन्वायरमेंट होता है, जिसमें आपकी बिल्डिंग्स, रोड, सिटीज़ आती हैं और जो वो भी सोसाइटी आती है जिसमें ह्यूमन आज के टाइम पे रह रहा है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम क्या है?
plants, animal and human being depends on their surroundings and on each other, as well as these relations of dependence and interdependence together constitute an ecosystem. इकोसिस्टम को आप इस तरीके से समझिए कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। तो जो ये निर्भर होने का जो सिस्टम है, इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अगर प्लांट्स है, प्लांट लिविंग थिंग है, ठीक है, प्लांट्स को रहने के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये सब क्या है आपका? सॉइल और वाटर क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। तो ये डिपेंड हो रहा है ना सॉइल और वाटर पे, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। और सॉइल और वाटर में जो आपके मिनरल्स आते हैं, जिससे जो कि प्लांट्स, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करता है, वो मिनरल्स कहाँ से आते हैं? जब ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि अगर आपका एनिमल्स हो गया या प्लांट्स हो गए, वो जब मर जाते हैं या मिट्टी में दफन हो जाते हैं, तो उन्हीं से तो वो मिनरल्स बनते हैं। तो ये पूरा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स के बारे में। लॉन्ग आंसर नंबर 2, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर। यानी कि हम लोग यहाँ पे बायोस्फीयर के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है। द मेन एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। यानी कि दो मेन एलिमेंट यहाँ पे बताए गए हैं, एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपना फूड डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंट की हेल्प से। एग्जाम्पल में प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, किसी अदर लिविंग थिंग पर। फिर सेकंड है आपका कंज्यूमर, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स। द कंज्यूमर कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और कंज्यूमर अपना फूड डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर पाते इन्वायरमेंट से, वो किसी अन्य लिविंग थिंग पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि एनिमल हो गए या ह्यूमंस हो गए। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, सर हम लोग तो अपना खुद ही प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोग अपने फूड को पकाते हैं, कुक करते हैं, उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम लोग कोई भी ग्रेन्स के ऊपर डिपेंड है, कोई भी अनाज खा रहे हैं, तो वो एक प्लांट से ही तो हमको मिल रहा है। यानी कि हम अपने भोजन के लिए किसी और लिविंग थिंग पर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो इसी को हम लोग, इसी वजह से हम लोग कंज्यूमर में आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के ऊपर, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ पर। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के शॉर्ट आंसर्स को ओपन करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट आंसर है आपका, व्हाट इज क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ। यानी कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो किससे मिलकर बनी हुई है? तो अर्थ की क्रस्ट को दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स की क्रस्ट होती है, एक ओशियानिक क्रस्ट जो होती है, जो ओशियन के नीचे की क्रस्ट होती है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनी हुई है, बट जो ओशियन की क्रस्ट है वो मैग्नीज और सिलिका से मिलकर बनी हुई है। तो यही चीज़ इस क्वेश्चन में बताया, इस आंसर में बताया गया है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, whereas the oceanic crust mainly consists of silica and manganese. It is therefore called सीमा। इसमें SI स्टैंड करता है सिलिका के लिए और MA स्टैंड करता है मैग्नीशियम के लिए। फिर सेकंड आंसर क्वेश्चन है आपका, why are igneous rock also known as the primary rocks। यानी कि igneous rock को प्राइमरी रॉक्स भी क्यों कहा जाता है? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, igneous rocks are also called primary rocks or basic rocks because all the other rocks are formed directly or indirectly from them. They make up a large percentage of the earth crust। यानी कि igneous rocks को primary rocks और basic rocks इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी अदर रॉक्स हैं, यानी कि चाहे मेटामॉर्फिक हो चाहे सेडिमेंट्री हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली igneous रॉक से ही बनते हैं और ये अर्थ क्रस्ट का एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज बनाते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। सेकंड है आपका,
हाउ आर रॉक्स यूजफुल टू अस, यानी कि रॉक्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। Rocks are widely used in almost all the construction activities, and not just that, there are many other uses of rocks too. We use rocks for road, metals, jewelries, tombstone, building materials, cosmetics, for cutting and drilling purpose, and many other things. यानी कि जो रॉक्स होते हैं वो लगभग सारे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं, और केवल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में नहीं और भी कई चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रोड्स में, मेटल्स में, ज्वेलरीज में, टूमस्टोन में, और बिल्डिंग मटेरियल्स में, कॉस्मेटिक्स में, और कटिंग और ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मिनरल्स। तो द रॉक्स फॉर्मिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि वो मटेरियल्स जिनसे रॉक्स बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आंसर के बारे में। लॉन्ग आंसर नंबर 3, एक्सप्लेन रॉक साइकिल। द रॉक साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस in which rocks change from one kind into another. Igneous rocks disintegrate under the impact of forces of nature. The broken material gets deposited on the floor of the ocean, sea, river and lake to form sedimentary rocks. रॉक साइकिल पढ़ लेते हैं। रॉक साइकिल एक कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस है जिसमें रॉक एक टाइप से दूसरे टाइप पे चेंज होता रहता है। इग्नियस रॉक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक होती हैं। तो इग्नियस रॉक्स डिसइंटीग्रेट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर की फोर्स है, चाहे वो वेदरिंग हो या फिर और भी कोई भी प्रोसेस हो, उससे इग्नियस रॉक्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी कि टूटते हैं, और ब्रोकन मटेरियल गेट डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ, जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं वो ओशियन, सी, रिवर और लेक के फ्लोर में डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के अंडर में ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अगेन अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा फ्रॉम विच इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। दस द रॉक साइकिल कॉन्टिन्यूज। और उसके बाद जैसे ही जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होते हैं, और फिर से एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर की वजह से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं और मैग्मा फॉर्म करते हैं, और उसी मैग्मा से फिर से इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं। दस द साइकिल कॉन्टीन्यूज, और इसी तरह रॉक साइकिल हमेशा जारी रहती है, कॉन्टीन्यू रहती है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज की वीडियो में जियोग्राफी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन किया है। बुक एक्सरसाइजेस को आप रिवाइज कर लेंगे। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आंसर में, बट अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम लगे या आपको बुक एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, और या आपका जो क्वेश्चनिंग आवर होता है 10 AM से 11 AM के बीच में, आप उसमें भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं ग्रुप में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।